मुझे महसूस हो रहा है कि अमजद साबरी मेरे साथ मौजूद है और मुझे महसूस हो रहा है जुनैद जमशेद मेरे साथ मौजूद है। बजरंगी भाईजान आई एक फिल्म और उसमें भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, और वो तो अदनान समी ने अपने स्टाइल में ही गा दी। उसके बाद फिर वालिद साहब ने आपके केस भी कर दिया था। अफसोस उनको ये था कि अगर अदनान भाई मुझे वैसी दोस्ती यारी में भी फोन करके कह देते तो मैं मना तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो उसके बाद कुछ पैसे वैसों की भी ऑफर सुना था, ऑफर हुई हमारे करोड़ों रुपए अंडर द टेबल ऑफर हुई, लेकिन अब्बा ने उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया। अब्बा बाकायदा इंडिया गए थे इस केस के हवाले से। जुनैद भाई से आखिरी बात, क्योंकि मुझे याद है अरसलान भाई उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सएप नोट सुनाया। वो ये चाहते थे, मेरी ऐसी बहुत सारी कोताहियाँ और बहुत सारे गुनाह हैं जो सिर्फ मैं और अल्लाह ही जानते हैं, तो उनके बदले मैं यही चीज़ मांगता हूँ। मरहूम अमजद साबरी साहब का इंडिया में वो गालबन थे और डकैतों ने घेर लिया। सिख थे, कोई उनका ढाबा था, तो उस ढाबे के ऊपर कव्वाली हमारे दादा की ही चल रही थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। उसी ढाबे पे वहीं डकैत भी खाना खा रहे थे, बैठ के सुना भी, नजर भी की। जुनैद भाई ने म्यूजिक को छोड़ा, तबलीग की तरफ आए, म्यूजिक से भी कमाया और तबलीग में भी आए और यहाँ पे भी कारोबार में भी बहुत कामयाब रहे। अल्लाह ताला ने दौलत कहाँ रखी। जो म्यूज़िक का था सारा उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से पूछ कर उन्होंने सारा चैरिटी कर दिया। हमने घर भी अपना म्यूज़िक से जो उन्होंने बनाया था वो भी बेच दिया था। हाईएस्ट बेल कितनी रही, क्या हुआ, थोड़ा सा बताए तो यार। सबसे हाईएस्ट बेल, मैं आज से 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो अराउंड 16-17 लाख तक हो गए थे। ओ शाबाश। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। कवाली और नातों के बिखरे हैं फ्लावर पॉडकास्ट में आए हैं मुजद्दिद और बाबर। अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही आपका हमेशा इंट्रोडक्शन तो बहुत ही यूनिक होता है, यूनिक होता है, और आज भी क्योंकि यूनिक गेस्ट है, और यूनिक इन अ सेंस के आज मैं देख रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि अमजद साबरी मेरे साथ मौजूद है और मुझे महसूस हो रहा है जुनैद जमशेद मेरे साथ मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। कौन स्टार्ट करेगा सबसे पहले? बाबर भाई से शुरू करते हैं। बाबर भाई से शुरू करते हैं। क्या बात है बाबर भाई। बाबर भाई सबसे पहले बताइए, अपने बारे में बताइए और अपनी फैमिली के हवाले से बताइए। आप जुनैद भाई के कौन से वाले, आप माशाल्लाह से शहजादे हैं, मंजिले, सबसे छोटे या सबसे बड़े? यार नादिर भाई, ये जो मिडिल चाइल्ड होता है ना, मिडिल चाइल्ड बीच में, हाँ, वो खतरनाक होता है। वो बहुत खतर, वो ना कभी बड़ा होता है ना वो छोटा होता है, वो बीच में ही और वो पिटता भी बहुत है। वो बहुत पिटता है। और वो बहुत, उसके साथ बेचारे के साथ बहुत ज्यादती होती है। बड़ा वाला भी करता है, छोटा वाला भी करता है, तो आप बीच वाले हैं। मेरे साथ ये आपने दिल की बात की है, दिल की बात की है। लेकिन अब्बू जो थे, बाबा हम उनको कहते थे, वो बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि उनको पता था इस चीज़ का कि मेरे जो बड़े भाई हैं तैमूर, वो क्योंकि बड़े थे तो जो उनको चाहिए होता था, जो उनको करना होता था, जैसे आपने कहा फैमिली के बारे में, तो हम 4 हैं, मेरी एक छोटी बहन भी है माशाल्लाह। और फिर एक छोटा भाई सैफ है। छोटा 5, हम टोटल 4। टोटल 4। हाँ। सही। तो वो छोटा था, उसको भी मिल जाता था सब कुछ, और वो बड़े थे तो वो ले लेते थे। मैं बीच में, मैं जब मांगता था तो मुझे फिर अम्मी से अच्छा, सही वाली, हाँ, पढ़ती थी। हाँ, मेरी अम्मी वालिदा स्ट्रिक्ट थी। हाँ जी जी। और जुनैद भाई का मामला आपके लिए वो दोस्ती वाला या फ्रेंडली या क्या, या वो आए हैं चुप हो जाओ भाई जुनैद भाई आ गए? नहीं, अब्बू आ गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर? वो नहीं, अगर तो मुझसे वैसे यूँ ज़्यादा किसी ने पूछा नहीं उनके बारे में कि वो घर में कैसे थे। हमेशा लोग पूछते हैं तो उनकी लेगेसी के बारे में पूछते हैं, जैसे अमजद साबरी साहब के बारे में भी जब पूछते हैं तो लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि हम असल में जो हमारा एक्चुअल हमारी पर्सनालिटी है वो होती है जो हमारी घर के अंदर होती है। घर के अंदर होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि आप हस्बैंड कैसे हैं, आप भाई कैसे हैं, आप अब्बू कैसे हैं, ये असल इंसान होता है। तो अब्बू के लिहाज से वो थोड़े समझाते थे, हाँ, डांटते नहीं थे, समझाते थे। अच्छा एक बात बताइएगा बाबू भाई, क्योंकि मैं तो बारहा आपके घर आना जाना रहा है, आप भी,
मेरे पास आते रहे हैं, मुझे तो पता है, लेकिन मैं एक अवामी एक सवाल कर रहा हूँ। एक पॉप सिंगर और बड़ा मशहूर व मारूफ, और जुनैद भाई ने जिस भी फील्ड में कदम रखा, वो गोया बिजनेस हो, सिंगिंग हो, या फिर इसे तबलीग की तरफ आ, अल्लाह तबारक व तआला ने सब चीज़ों में कामयाबी दी, कामयाब आदमी थे। तो एज पॉप सिंगर उनका घर का माहौल इतना इस्लामिक कैसे था? मतलब आप लोग शुरू से ही इस्लामिक माहौल था एक घर का, लेकिन था मामला पीछे से पॉप सिंगिंग और ये कैसे था? जुनैद भाई क्या छुप के करते थे इबादत क्या? ये आपने बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पूछी है। नहीं नादिर भाई, इस्लामिक नहीं था जब उनकी सिंगिंग, डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन था। हाँ, वो मेरे दादा से आया था, वो एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में। हाँ, और वो फिर क्योंकि एयरफोर्स में एक माहौल होता है, वो डिसिप्लिन, और एक वो एक उनकी एक अलग ही लाइफ होती है जो हमारी सिविलियंस की उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। तो वो आर्मी स्कूल में जाना, और उससे तो वो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में था, और उनका भी बल्कि मुझे याद है एयरफोर्स में ही जाना उनका भी मकसद था लाइफ में। लेकिन ये जैसे आप यहाँ पे देखना चश्मा पहना है, तो हमारी फैमिली में आंखें जो है वो सबकी ख़राब है। अच्छा, नज़र कमज़ोर है। हाँ, तैमूर की भी कमज़ोर है, और सैफ की भी कमज़ोर है, बिल्कुल ठीक है, और आपकी भी। जुनैद भाई लगाते थे? जी, उन्हीं से आए। अच्छा, सही है, वहीं से चला आ रहा है। तो इस्लामिक नहीं था, लेकिन डिसिप्लिन बहुत था कि सुबह जल्दी उठना है। और अब आपको पता है, अब वो जॉब भी करते थे। तो वो जॉब पे जाया करते थे। तो उनकी सिंगिंग से पहले उन्होंने जॉब भी की थी। किस चीज़ की? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग की थी तो आईटी की कंपनी थी, मुझे कंपनी भूल गई। लेकिन जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो वो फिर एक बिल्कुल जैसे नहीं होता, एक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट लिया। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो मुजद्दिद शुरू हो जाए, कुछ कलाम से शुरू होगा, ये यहाँ पे कुछ कलाम से हो जाए, वो रेंज वाला कलाम कोई आप बताएं। आप वही जो सुनना है मैंने। मैं पहले ये सुनने वालों से माजरत कर लूं, मैंने नादिर भाई को भी बताया कि मेरा गला और नाक अभी साथ नहीं दे रहा, क्योंकि अभी आप सुने, ये सब कहने की बातें सुने अब आप। हाँ, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा, जन्नत में गवारा है मगर मेरे लिए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है मुजद्दिद। ये जो रेंज है ये आपके दादा से आई? बिल्कुल। आपके वालिद साहब में, फिर मकबूल साबरी साहब, उनकी पतली आवाज़ थी, और गुलाम फरीद साबरी साहब की मोटी आवाज़ थी। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया पतला और मोटे का आवाज़ों में। तो फिर उसके बाद अमजद साबरी साहब ने, सबसे पहले मुझे पता चला था कि मकबूल साबरी साहब की थोड़ी सी वो लेते थे कि टच, लेकिन फिर उन्होंने अपने वालिद साहब का लिया जिससे वो मशहूर हो गए। मैं आपको अब्बा की अगर आवाज़ के टेक्सचर बताऊं तो वो दादा हाजी गुलाम फरीद साबरी और मेरे मजले दादा हाजी मकबूल अहमद साबरी का मिक्सचर थे। बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे अभी मेरी भी आवाज़ अगर हाई नोट्स पे जा रही है तो अभी थोड़ी शार्प हो रही है, क्योंकि मेरी नाक बंद है, इसलिए मैंने आपको बताया। अक्सर मैं यूजुअली जाता हूँ तो मेरी आवाज़ दादा की तरह निकलती है। जो अक्सर पुराने सुनने वाले लोग हैं तो वो मुझे अब्बा से वो नहीं करते कि तुम्हारी अब्बा से मुशाबत नहीं देते, वो दादा से मुशाबत देते हैं कि मेरी आवाज़ भारी बड़ी है। और अब्बा की क्वालिटी समझ लें ये थी कि उनकी जितने हाई नोट जाते रहेंगे उनकी आवाज़ शार्प होती रहेगी। बिल्कुल होती रहेगी, क्योंकि एकदम अनफॉर्चुनेट वाक़या था। अल्लाह मग़फ़िरत करे अमजद साबरी साहब की भी, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, जुनैद भाई को भी। एकदम अनफॉर्चुनेट था दोनों वाक़ये। तो आप तो तैयार थे ही नहीं कवाली के लिए, और आप अचानक फिर कैसे तैयार होगा और इतने अच्छे कवाल बन के आप सामने आ गए। हालांकि ये बात की जा रही थी
कि यार अमजद भाई की लेगेसी शायद कंटिन्यू ना हो क्योंकि तैयारी नहीं है पीछे, शायद बच्चा ना आए, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को टेक ओवर किया। ये क्या आपका उस्ताद कौन है? मैंने बताया आपको कि मैं ऑन पेपर कह लें कि गंदा बांधने की एक रस्म होती है अच्छा। शागिर्दगी की। हाँ। तो वैसे मेरे 2 उस्ताद रहे हैं, हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब जो कि मेरे दादा भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। गंडाबंद सीखा है मैंने, सीखा इतना नहीं, डरता था क्योंकि मेरी 5वीं सालगिरह पे मेरी वालिदा ने मुझे शागिर्द करवा दिया था हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब से। और फिर उसके बाद फिर उस्ताद ताफू खान साहब, बहुत बड़ा नाम म्यूज़िक इंडस्ट्री का, मैडम नूर जहान के साथ हुआ करते थे। और अभी भी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा नाम है और उनसे सीखा, फिर उनसे कुछ नहीं लेकिन शागिर्द हुए। मेरा ये मानना है कि इस रस्म का एक रूहानी ताल्लुक भी होता है, क्योंकि जब मैं उस्ताद ताफू खान साहब से शागिर्द हुआ और उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा उनके पास, मैं लाहौर में उनके घर गया हूँगा, उन्होंने मुझे अल्टे पल्टे राग रुगनी बताई। फिर मुझे कराची बनस्बत, क्योंकि शोज़ वगैरह कराची में मोस्टली हमारे होते थे तो इधर आना जाना रहता था, तो उनसे सीखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। वाह। तो ये 2 उस्ताद रहे मेरे। और जहाँ तक बात रही कि काम शुरू करने की, मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मैं कवाली करूंगा, और लगता तो मुझे आज भी नहीं है कि मैं तैयार हूँ कवाली करने के लिए, क्योंकि यार ये आज ही आपकी ये मुरादमंदी कायम रहे। बिल्कुल। दरअसल कवाली जो अगर आप पुरानी कवाली देखें ना, तो वो तो आज हो नहीं रही, आज हो ही नहीं रही। अगर उन कव्वालों को बेसिकली कव्वालों को पेशकार इमाम कहा गया है महफिल का, कि गद्दी नशीन से ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट कह लें आप। क्यों? वजह ये कि वो पेशकार इमाम है उस महफिल का, उस महफिल में बैठ के वो बयान कर रहा है बुजुर्गों की बातें। बाबर भाई बहुत माजरत के साथ, लेकिन अगर आप इजाज़त दें। लाजमी मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं। जी। मैं अभी मुजद्दिद ये पढ़ रहे थे तो मुझे याद है कि मेरी मुजद्दिद से मुलाकात हुई थी आज से पता नहीं बहुत साल पहले। सही। बहुत छोटा भी था, ये दाढ़ी वाड़ी भी नहीं थी इसकी। तो उस वक़्त भी पढ़ता था, तो मैं ऐसी आवाज़ अभी मैंने सुनी है तो उसमें और अब में, क्योंकि मैंने बहुत फर्क। हाँ, मैंने उस वक़्त भी सुनी थी। जी। उम्र के साथ साथ गला और आवाज़ बिल्कुल चेंज होती है और वो मैच्योर होती है। ये कवाली की जो पूरी बहुत, ये तो बहुत बड़ी है। जी। अच्छा बाबर भाई, मैं अगर आप अलाउ करें, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जुनैद भाई से आखिरी बात, वो मोमेंट शेयर करना चाहें, क्योंकि मुझे याद है अरसलान भाई जो जुनैद भाई के साथ होते हैं, उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सअप नोट सुनाया जुनैद भाई के, जो जुनैद भाई जहाज़ से आखिरी दफ़ा उन्होंने उनको किए। तो जुनैद भाई हर बात पे माशाल्लाह और इंशाल्लाह बहुत बोलते थे। तो आप यकीन करें, क्योंकि बस अल्लाह की मंशा थी, तो उस वॉइस नोट पे उन्होंने बोला बस मैं आ रहा हूँ, उसके बीच में इंशाल्लाह नहीं था। आपने सुने? वो मैंने सुने। और आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुंह से इंशाल्लाह नहीं निकलवाया, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक हादसा और फिर शहादत होनी थी। तो जब ये PK661 गालिबन फ़्लाइट नंबर था, जहाज़ का नंबर, तो वो मोमेंट थोड़ा सा आप बताएंगे कि वो क्या था? आप कहाँ थे उस वक़्त? घर वाले कहाँ थे? मैं तो घर पे ही था। आप घर पे कराची? जी घर पे। और 4:30 ऐसे कुछ टाइम था, 4:30 बजे थे जब शाम के जब मुझे पता चला था। और पता भी मुझे मेरी अम्मी से चला था। तो लेकिन आपको बात बताऊं नाज़िर भाई, ये मैंने कभी शेयर नहीं करी किसी के साथ। असल में वो ये चाहते थे, पता नहीं आपको पता है या नहीं, वो यही चीज़ चाहते थे, शहादत। हाँ जी, वो ये दुआ मांगते थे। तो क्योंकि वो कहते थे कि अब वो अल्लाह और उनका ही मामला है, जिस तरह हर बंदे का अल्लाह के साथ अपना ही मामला होगा क़यामत वाले दिन भी। तो वो कहते थे कि मेरे लाइफ में मेरी ऐसी बहुत सारी कोताहियाँ और बहुत सारे गुनाह हैं जो सिर्फ मैं और अल्लाह ही जानते हैं। तो उनके बदले मैं यही चीज़ मांगता हूँ कि क़यामत वाले दिन मैं बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाऊँ। तो मुझे ये शहादत चाहिए। लेकिन हम लोग एज़ ए फैमिली बहुत इस चीज़ में घबराते थे कि आप ऐसी ऐसी दुआएं क्यों मांग रहे हैं, इतने अभी छोटे हैं हम लोग। और मेरी अम्मी भी गुस्सा होती थी, लेकिन ऑफकोर्स अल्लाह से तो जो नहीं, ये तो एक मोमिन की निशानी है जुनैद भाई। अपना मैं देखें मेरे मुंह से जुनैद भाई निकल गया बाबर, कि एक मोमिन के दिल में शहादत की तमन्ना होनी चाहिए।
और ये तो बहुत बड़ी बात है। और मौजूद ख़वातीनो हज़रात, इखलाकियात के तो 10 में से 10 नंबर हैं, ये तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा और हम इसके फ़र्स्ट हैंड नॉलेज रखते हैं। बल्कि इंतकाल से कोई 1 हफ़्ता पहले बाबर भाई वो बताइएगा जो मुझसे वो मिलना चाह रहे थे, हाँ जी। और मुझे फ़ोन भी आया था और वो कितना मोहब्बत कर रहे थे। आप बताओ पूरी कहानी। वो इतना उनका 1 हफ्ते पहले फिर फ़ोन पे राब्ता, और वो बड़ी मोहब्बत और बड़ी प्यार एक दूसरे को देना, और वो दावत करने का कह रहे थे कि आप आओ। और नादिर भाई एक बात, हाँ, ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर माशाल्लाह से जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनमें ये क्वालिटी अल्लाह पाक ने अक्सर डाली होती है कि इखलाकियात की उस पर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जुनेद भाई की चेरी, जुनेद भाई हमेशा, मैंने मौलाना तारिक जमील से भी सुना है कि बहुत बड़े बड़े तहज्जुद गुजार हमने देखे हैं ज़िंदगी में, मुत्तकी परहेजगार देखे और बड़े बड़े आलिम गुजरे। इखलाकियात वाले बहुत कम दिखते हैं जो इखलाक में मतलब सबसे आगे होते हैं। जुनेद भाई तो हमेशा अपने हाथ, ज़बान और हर चीज़ से लोग उनसे महफूज थे। आपने इतनी पक्की बात कर दी, सबसे बेहतरीन मुसलमान है ही वो जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो इससे अच्छी बात और तो क्या ही हो सकती है। यही हमारी सारी फ़िक्र है। अच्छा, लेकिन जुनेद भाई ने म्यूज़िक को छोड़ा और तबलीग की तरफ आए, म्यूज़िक से भी कमाया, जाहिर है वो अर्निंग्स तो थी और बहुत टॉप टियर्स के उस वक़्त के वो थे, चार्ज करते थे और बड़े पैसे हमने सुने, और तबलीग में भी आए और यहाँ पे भी कारोबार में भी बहुत कामयाब रहे। तो आपको क्या लगता है बाबर भाई कि ज़्यादा अल्लाह ताला ने दौलत कहाँ रखी, जब तबलीग का टाइम था या वो सिंगिंग का टाइम था? नादिर भाई अल्लाह, ये थोड़ा सा इसमें मैं पैसों के हवाले में थोड़ी सी डिटेल में एक चीज़ बोलूँगा कि ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमसे अल्लाह पाक पूछेंगे भी क़यामत के दिन कि माल कहाँ से कमाया था और माल कहाँ से, सोर्स क्या थी, क्या कहाँ से कमाया था। तो ये जो म्यूज़िक का था सारा उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से पूछ कर उन्होंने सारा चैरिटी कर दिया था। चैरिटी कर दिया था पैसा? हमने घर भी अपना म्यूज़िक से जो उन्होंने बनाया था वो भी बेच दिया था। अच्छा 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 अच्छा, ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। हाँ, जिस घर में हम रहते थे तो वो इसलिए नहीं कि उनको म्यूज़िक से प्यार नहीं था, प्यार तो उनको एंड तक था क्योंकि वो म्यूज़िक तो उनके अंदर था। ये म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जिसको और फिर गना फी नफ्सी ही आराम तो नहीं है। हाँ। एक तो वो तो हवा की भी आवाज़ है, हाँ। पानी के झरने की भी वो आवाज़ है, वो आवाज़ वो उलमाए कराम भी गालिबन जो शिरकियाना कलाम और इस तरीके के शायरी जो हल्की शायरी है और लो शेर है उस पर ही मना करते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो वो तो अगर मैं आपको बताऊँ आखिर तक भी, जब मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे तो ये शायद लोगों को नहीं पता होगा लेकिन वो अक्सर रात को 2-3 बजे ऐसे बैठते थे, गिटार जो उनका एक है भी हमारे पास अभी भी, जी जी, तो वो सिर्फ लेकर बैठते थे क्योंकि उससे मेलोडी बनानी होती है ना। जो आप नात भी अगर पढ़ रहे हो तो हल्का सा अगर लिरिक्स हैं माइंड में तो उसकी मेलोडी के लिए आपको ये चाहिए होता है इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो लेकिन क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब ने मशवरा दिया था इस चीज़ का, तो मुझे लगता है कि बाद में उनको अल्लाह पाक ने बरकत दी, ज़्यादा बरकत दी। हाँ। पैसों की। हाँ जी, माशाअल्लाह, उन्होंने अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस किया था। वो तो हम किसी भी चीज़ को करें लाइफ में तो अल्लाह पाक हमें उसके बदले में 4 गुना देता है। वैसे मुजद्दिद पैसों की बात हो रही है तो जो ये बेलें पड़ती हैं कवालों को, तो इसमें सुना है अक्सर नकली नोट भी उड़ा दिए जाते हैं और हमारे साथ तो नहीं हुआ है। आपके साथ नहीं हुआ? और हम देखते हैं कि बेलें पड़ी हुई हैं और बड़े नोट हैं, निछावर हो रहे हैं। और ये कवाल अक्सर ये इस चीज़ में भी, वैसे बाबर मैं बताऊंगा, डंडी भी मारते हैं। आप 1000 का खुला लो तो 700 देते हैं। बिल्कुल ये है कि नहीं है? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद कभी इस तरीके के आए हों, कोई ऐसा कोई नोट फेंक दिया हो जो लग गया हो, मुंह पे लग गया हो, या कोई ऐसा गड्डी वड्डी मार दी हो एकदम पेट पे लग गई? अक्सर तो मुझे खुद पसंद नहीं है ये उड़ाना और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। आप तरीके से दे रही हूँ? हाँ, मैं खुद देता हूँ। अगर जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो और कोई और उड़ा रहा है तो मैं मना नहीं कर सकता उसको। हाँ, लेकिन हाँ, अक्सर हम पहले बता देते हैं कि ये सब चीज़ें,
क्योंकि हाँ इस चीज़ का रिलेशन अलग है, क्योंकि पहले जो लोग ये तरीका है ना उड़ाने का, जिस तरीके से ये कल्चर निकल गया है कि जो नाच चल रही है या कोई ऐसी हम चल रही है, तो वो पैसे उड़ाने और लुटाने का मकसद ये था कि जिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर नाच चल रही है, अगर उनकी बात हो रही है, ये तो उनकी तरीके का मोहब्बत ठीक के नहीं। अंदर, हाँ उनकी मोहब्बत के अंदर वो जुनून दिखाया जी, गया जी, है। जी। अब ये ट्रेंड बन गया है कि भाई अपना जो ज्यादा पैसे अब फेंकेगा, बल्कि उलमाए वो- कराम मना करते हैं इस बिल्कुल चीज ऐसे से कि ये तरीकेकार ठीक नहीं है। अगर आपने नजराना देना है तो एक तरीके ये से आप तरीके से आप हाथ तरीके से रखें। हाथ पे और रख लें, बहुत खत्म सारी हो गया। फैमिलीज ऐसी हैं कि जो इस तरीके से नज़र करती हैं नजराना को, उसकी इज्जत देती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और क्योंकि मुझे खुद भी उड़ाना पसंद नहीं है इतना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा कि मुझे एक वाकया याद आ रहा है मरहूम अमजद साबरी साहब का। इंडिया में वो गालबन थे और डकैतों ने घेर लिया, बिल्कुल। और वो डकैतों ने फिर कैसे उन्हें दोस्ती हो गई उनसे, और कैसे डकैतों ने प्रोडक्शन से छोड़ा, वो जरा वाकया तो बताएं। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उन्होंने कहीं मेरे ख्याल से रांची से या झांसी से उन्होंने रात को सफ़र करना था प्रोग्राम करके, और दिल्ली पहुंचना था क्योंकि वापसी की फ़्लाइट थी उनकी पाकिस्तान की, सही उन्होंने लाहौर की फ़्लाइट थी उनकी। तो ऐसे ही हुआ कि लेकिन वो प्रोग्राम बहुत देर तक चलता रहा कि जो लोग वहाँ के नाजरीन थे उन्होंने कहा कि आप बैठे रहें, आप पढ़ते रहें। वो आधा घंटा 20 मिनट करते करते मज़ीद शो जो है वो 3 घंटे एक्सटेंड हो गया, और टाइम रात का काफ़ी हो गया था। तो उनको वहाँ के लोकल्स ने मना किया कि आप रात को उस टाइम पे ना सफ़र करें, क्योंकि फिल्मों में दिखाया जाता था, बताया जाता था कि झांसी के डकैत जो डाकू होते हैं बड़े मशहूर होते हैं सही कि है। वहाँ से लुटना ही लुटना है। वो उस टाइम का कराची था। तो निकले वो उस रोड पे आए हैं, तो वहाँ एक ढाबे सिख थे, कोई उनका ढाबा था। तो उन्होंने वाले साहब ने मेरी टीम से पूछा कि उन्होंने कि चाय वगैरह पीनी है, किसी ने तो पी लो। तो सब ने कहा कि जी बिस्मिल्लाह चाय पी लेते हैं। तो वो जब उतरे तो उस ढाबे के ऊपर कव्वाली हमारे दादा की ही चल रही थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। वाह। तो वो जो हमारे साथ जो वाले साहब के साथ ड्राइवर थे वो भी सिख थे। तो उन्होंने जाके जो ओनर से वहाँ के ढाबे पे, उनकी कोई आपस में कन्वर्सेशन नहीं हुई, तो उन्होंने बताया आपको पता है ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा नहीं जी। तो उन्होंने कहा ये जिनकी कव्वाली चल रही है ये उन्हीं के साहबजादे हैं और ये वो लोग हैं। तो फिर उन्होंने वहीं पे खाना, जिस टेबलों पे खाना वगैरह खाना था, चाय वाय पी, वहीं पे साज वगैरह सामान वगैरह लगे, और उसी ढाबे पे वहीं डकैत भी खाना खा रहे थे, लंबे लंबे, जैसे हमें बताया गया हाँ, कि सुल्ताना डाकू टाइप कि के। उन्होंने गन वगैरह लटकाई हुई है और बग आप वगैरह तो बांधी लंबा हुई है। ना बोले, आपसे लंबा कौन होगा? माशाल्लाह 6.5 फीट के हैं। और हाँ जी, मुझे ज्यादा हाइट लग रहा है। मुझे ज्यादा लग रहा है। नहीं, बहुत basically जब से मेरा वेट, आपने अब देखा होगा मेरा वेट जब से कम हुआ है, मजीद लंबा लगने लग जाता हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ। और मैंने अपने से भी लंबे लोग देखे हैं। नहीं नहीं, लंबा तो जाहिर है, आलम चन्ना भी गुजरा है, द ग्रेट खली अभी जिंदा है, समझ रहे हैं? वो भी यकीन करें वो बहुत लंबा है। तो स्टोरी यहाँ थी कि जब उन्होंने भी सुना ना, तो वो लोग वहीं से आ गए, जो डकैत थे उनके पास, और बैठ के सुना भी, नज़र भी की, पैसे भी किए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको, उन्होंने फिर बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको आगे भी तंग किया जा सकता है, कि ग्रुप्स बैठे होते हैं अंदर झाड़ियों में और निकल के टाइम ही उनका लूटने का है। तो इसी वजह से उनको फिर प्रोटोकॉल मिला, उनके थ्रू उन्होंने आगे तक अपने बंदों तक हमें छुड़वाया। रेड जोन एरिया कह लें कि वहाँ से निकालने के लिए अपने साथी छोड़ दिए थे साथ। वाह। लेकिन आजकल मुजद्दिद कवालों का दौर है, और कवाली नाइट्स इस टाइम जो है ना वो हर शादी में और बड़ी एलीट शादियों में हो रही है, बिल्कुल। और बड़ी हैवी पैसे लिए जा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह सुना है कि कोई बहुत ही लाखों रुपए चार्ज करते हैं। थोड़े बहुत लाख, थोड़े बहुत लाख है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। दरअसल शादी वगैरह के अंदर जो कवाली हो रही है वो कवाली नहीं कहें, मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं यही बताना चाहूंगा कि उसको कवाली ना, कवाली नहीं कहें, वो एक म्यूजिकल नाइट कह लें या हाँ, उसको हाँ, एक गैदरिंग कह लें, लेकिन उर्फे आम में वो कवाली हाँ, नाइट ही कहलाई जाती है। हाँ, और लिखा भी यही जाता है कवाली नाइट, क्योंकि कवाली उसमें हो ही नहीं रही होती है, और गाने भी गाए जा रहे होते हैं, और वो इंडिया के सारे कुमार सानू के गाने भी गाए जाते हैं। तो वो कवाली में पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे हाईएस्ट बेल कितनी रही, क्या हुआ, थोड़ा सा बताए तो यार। सबसे हाईएस्ट बेल ये ज्यादा शॉकिंग नहीं है, लेकिन कहाँ है हुई है ये शॉकिंग है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। हम एक शो में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत, मैं आज से 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आपको 2.5 साल पुरानी, तो तब मुझ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पे सबसे छोटा नोट ही 500 रुपये का था जो बेल में चल रहा था, तो अराउंड 16-17 लाख तक हो गए थे। शाबाश। अच्छा, वो बेल आपको मिली?
जी बेसिकली मुझे अकेले को नहीं मिली, फिर वो जो चल रही थी, अच्छा वो उन्होंने इतने पैसे दिए सर ज़रूर, लेकिन उनकी बात जो अच्छी थी, उन्होंने पैसे दिए बड़े अदब से कि जो भी आ रहा है, भले वो 500 की पूरी कॉपी आ रही तो वो यूं ही हाथ में आके रख के जा रहे हैं। वाह, ये अदब तो उसमें वो कॉमेडी की परफॉर्मेंस नहीं रखवाते? तो मुझे भी राब्ता कर ले, अगर 16-16 लाख रुपए बेले चल रही है अब ये भी once तो in हम a- भी once आके in a आइटम lifetime सुना moment सकते था। हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था। फिर उसके बाद तो अमजद भाई को तो कितनी मिलती हाँ, होंगी, वो ये तो उनके लिए तो मामूली बात बिल्कुल है। ऐसे ही है कि उनके लिए मामूली बात है, हमारे लिए एक अमजद भाई घर में आते होंगे और ऐसा भी होता होगा पैसों से भरे हुए बैग लेके आ रहे हैं। हमारे दादा हुजूर के लिए ये कहते थे कि दादा जब प्रोग्राम करके वापस आते थे तो बोरियों में पैसे भर के लेके आते ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि उस वक्त तो बैंक वैंक भी ऐसे रुझान नहीं थे, तो अब पीछे दो हमारे बक्से स्टोर में मकबूल यकीन साबरी करें, साहब ने उठाए हुए, 3-4 बहुत सारे लोग उन्होंने मजाक भी उठाए हुए उड़ाते हैं, आ रहे और बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, और बहुत सारे लोग ये चीज़ कहा करते हैं कि हमारे घर में स्टोर के अंदर चूहों ने डॉलर खाए। ये बात सही है? सही बात है ये। ओ शाबाश है, माशाल्लाह। देखे ये इस टाइम एफबीआर भी नोटिस में ले रही है, ये मैं कौन है? पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं कौन पुरानी है बात कर रहा हूँ। जो डॉलर जिन्होंने चूहों ने खा ली है? नहीं क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन थी दादा हुजूर के पास, बेहतरीन। तो उसमें ये कि जब आया तो सही इंटरनेशनल शोज होते थे, शौकत खानम के लिए उन्होंने बड़े फंड्स इकट्ठे किए और बड़ी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि डॉलर चेंज भी कराया जाता। तो वो आते रहे और वो स्टोर में रखे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, सीडीज के साथ, पुरानी कैसेट के साथ रखे रहे। फिर एक उनकी इंटरनेशनल प्रोमोटर थी एमा वॉटसन, आई गेस, मुझे उनका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। ईमा वॉटसन तो वो हैरी पॉटर वाली है। हाँ शायद एग्जैक्टली, लेकिन उनका भी कुछ ऐसा ही करके अच्छा, वो नाम था। प्रोमोटर भी चल रही है। हाँ नहीं, उनका भी कुछ ऐसे ही सही नाम था। तो उन्होंने बताया कि हाजी साहब ये आपने क्या किया हुआ है, ये तो चेंज कराए जा सकते हैं। फिर स्टोरी जब पता चली, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब डॉलर पड़े हुए नहीं है, अब चेंज हो गए हैं। अब डॉलर मिल ही नहीं रहे। अब मिल ही नहीं रहे क्योंकि हाजी साहब ही दिए। नहीं, इंशाल्लाह आपको भी मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, माशाल्लाह जितना लोग सालों में नहीं कमा पाते, आप लोग एक एक महफिलों से ले आते हैं, तो वाई लालू खेत कभी निकलने का क्यों नहीं सोचा कि यार आप तो पाकिस्तान के किसी भी पोर्श एरिया में जा सकते हैं, डिफेंस में रह सकते हैं कहीं भी, तो लालू खेत से कोई वालिद साहब की कोई ख़ास मोहब्बत थी या क्या था? दरअसल एक तो वो पूरा इलाका समझ लें कि एक तो मोहब्बत बहुत थी। अब्बा हमारे कहा करते थे कि यहाँ मैं छींक भी मारूंगा ना तो पूरा इलाका खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, ये कहिए, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। क्या बात हो, क्या मसला हुआ, और ये चीज़ असल थी। लेकिन अगर मैं आज के हिसाब से देखूं तो वो आज वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि अब उस इलाके के अंदर और बहुत ज़्यादा रिहाइश बढ़ गई है और लोग बहुत कंजस्टेड हो गए। आप निकलने का सोच रहे हैं? हम तो निकल चुके हैं क्योंकि अब्बा के इंसिडेंट के 1 साल बाद ही हम लाहौर मूव हो गए थे। लाहौर मूव हो गए थे जी, 2017। अभी कहाँ पे है? अभी है हमारा घर तो लालू खेत में जो अबाई घर है वो वहीं है, तो वो तो रहेगा। वो वहाँ पे चाचू भी रहते हैं मेरे, और मेरी फूफो वगैरह फैमिली तो वहाँ है। लेकिन क्योंकि वो उस सिनेरियो से निकलना था तो फिर हम 2017 में लाहौर मूव कर गए। 2022 में मैं वापस कराची आया हूँ, क्योंकि इधर शोज़ करने शुरू कर दिए थे मैंने ऑन एंड ऑफ के एक आध करते रहते थे। और फिर उसके बाद 2022 सितंबर में मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और अप्रैल 2023 तक मैं जैम पैक बुक हो गया। वाह वाह वाह। फिर मैंने अम्मा को कहा कि बस अब मैं यहीं हूँ। क्या बात है। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। यार ये जो है ना बाबर भाई, ये दूसरा नेशनल एंथम है पाकिस्तान का, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या ख्याल है मुजद्दिद? तो ये बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, औरतों में, जवानों में, जिंदाओं में, सब में ये मकबूल है। तो ये कहाँ से ये आइडिया आया? ये दिल पाकिस्तान की थोड़ी सी बताएं, इसकी पीछे बैक स्टोरी, इसकी केस स्टडी बताएं। इसकी किसने लिखा? जुनेद भाई ने लिखा था या जुनेद भाई ने इसकी कंपोजिशन बनाई थी या क्या है? नादिर भाई, इसके सबसे पहले तो जैसे जो आपने गाया बड़ा अच्छा गाया है। आपके इसका मतलब कान खराब है? नहीं वैसे आपने अच्छा गाया है, और इसकी मेलोडी बहुत आसान है ना कैच करना, तो इसलिए बच्चों को भी याद हो जाती है। ये जो अगर आपने वो कोक स्टूडियो का अगर देखा हो, हाँ, एक रोहेल हयात हैं बिल्कुल, और एक वो जो सलमान अहमद हैं, हाँ जी, और बेसिकली जो वो टीम है पूरी जी, जिसको वाइटल साइंस कहते थे, शोएब मंसूर साहब। तो वो एक पहले से ही एक बैंड थे वाइटल साइंस, तो उसमें अबू बाद में आए थे। जब उन्होंने
साथ में एक जगह परफॉर्म किया तो उन्होंने कहा कि आप आगे भी करेंगे हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूँगा। तो बस फिर सबसे पहले ये एल्बम जो आई थी 89 में आई थी आई थिंक, उसमें ही दिल पाकिस्तान था। तो आपको वालिद साहब की सबसे फेवरेट जो भी उन्होंने गाया है, सबसे फेवरेट कौन सा लगा गाना गाने में? यार एतबार मुझे बड़ा पसंद हैं? एतबार भी आई एतबार, वाह 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 वाह। बहुत सारे हम लोगों को नहीं आता है वो, तो लेकिन गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, वो भी बहुत क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आपको आपके फेवरेट का, सबसे फेवरेट फादर का? उन्होंने तो बेइंतहा गाया। अब्बा हुजूर ने हमारे जो मोस्टली, क्योंकि दादा के कलाम पढ़े हैं, तो उसमें एक गजल है, मनाया जा रहा है मेरा गम पोशीदा पोशीदा। वाह वाह, तो वो एक सुना दो ना। वो उनको मेरा मर के नागा ना दीदा ना दीदा, ये एक क्या बात है। अच्छा, आपके वालिद साहब पढ़ते भी थे, गाते भी थे? बिल्कुल ऐसे। मैं आपको बताऊं, वो जितना अच्छा गाते थे ना, हमने तो सुना है। और वो अब्र करम आज इतना बरस के वो बड़े मजे से गाते थे। किशोर कुमार को बहुत वो एडमायर करते थे और उनके बहुत गाने गाते थे, और क्योंकि बचपन से उनको प्लेबैक सिंगिंग का शौक था, बचपन वो भी कव्वाली में, क्योंकि एकदम उनको सीट मिली और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया, वरना शौक उनका भी यही था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं। प्लेबैक सिंगिंग करें। बजरंगी भाईजान आई एक फिल्म, और उसमें ताजदारे हरम भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, और वो तो अदनान समी ने अपने स्टाइल में ही गा दी। हमें तो जाहिर है एक जो दिमाग बना हुआ है उस कवाली का, वो तो गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी और अमजद साबरी के हवाले से। तो वो उसके बाद फिर वालिद साहब ने आपके केस भी कर दिया था सलमान खान के ऊपर, और ये सारी चीजें। सलमान खान पे नहीं हुआ था, उस म्यूजिक प्रोडक्शन जो प्रीतम थे ना, उनके ऊपर किया गया था, और फिल्म से कुछ उसका ताल्लुक नहीं था, क्योंकि कंपोजिशन उन्होंने तैयार की और बगैर इजाजत। बिल्कुल, क्योंकि वालिद साहब को अफसोस इस चीज़ का था कि अदनान समी भी जो थे वो भी वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, और अपना प्रीतम भी जो है म्यूजिक डायरेक्टर, कबीर खान भी, ताल्लुकात उनके सबके थे। तो बाकी क्योंकि वो मना नहीं करते, उनकी कोशिश ये थी कि अगर एक इजाज़त का फ़ोन आ जाता तो मैं मना नहीं करता। अच्छा लगता, बल्कि उन्होंने कहा भी था कि सलमान खान के तो हम भी फैन हैं, घर में भी देखा जाता है, हमें तो खुशी हो रही है, लेकिन यार हमसे पूछा नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। तो उसके बाद कुछ पैसे वैसों की भी ऑफर सुना था, आई करोड़ों रुपए अंडर द टेबल ऑफर हुई, लेकिन अब्बा ने उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया। अब्बा बाकायदा इंडिया गए थे इस केस के हवाले से। अच्छा। और एक टेबल पे मीटिंग हुई थी, फिजिकल मीटिंग हुई थी सब। किस के साथ? अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन ये पूरी फिल्म की कुछ ना कुछ तो टेक्निकल टीम होगी जो बैठी हुई होगी। सही। और ऑफर भी हुई कुछ अमाउंट। अच्छा। लेकिन फिर वो अब्बा ने मना कर दिया कि भाई अगर, क्योंकि अफसोस उनको ये था कि अगर अदनान भाई मुझे वैसी दोस्ती यारी में भी फोन करके कह देते तो मैं मना तो बिल्कुल। लेकिन माजरत के साथ वो जो भर दो झोली वो उन्होंने पढ़ी है, वो आप उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं, देखिए उन्होंने अपना अंग दिखाया, अपनी पूरी मेहनत की है। अगर हम म्यूज़िक के हवाले से देखें तो उन्होंने कोशिश की है। बेसिकली वो आम आवाम को इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल सुन रखी हुई है। वो पजीराई मिली है उसको, नो डाउट, कि वो एस्थेटिक्स के हिसाब से देखा जाए म्यूज़िक की तो वो पूरा उतर रहा है, क्योंकि हमारे आपके माइंडसेट में, ऑडियंस के माइंडसेट में वही ओरिजिनल जो रॉ भरदो जोली थी वो, क्योंकि मैं तो उसी को सोच रहा हूँ ना, तो मुझे तो कबूल नहीं हो रही है। तो वो जैसे एक इंडिया ने कॉपी किया था, दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान, अब वो कबूल ही नहीं हो रहा यार। ये हमने सारी जिंदगी पाकिस्तान सुना, हिंदुस्तान आ गया, समझ रहे बात को? तो ये कॉपी थी, तो इस वजह से वो कबूल नहीं हुई है। अच्छा, फिर इसकी अगर हम देखें सेकेंडली, आतिफ असलम ने जो ताजदार आरम पढ़ी है वो भी थोड़ा सा अपना अंग डाला है उन्होंने। देखें इसमें तो अब्बा ने भी तारीफ की जो आतिफ असलम ने रिलीज़ की थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने इजाज़त लेके और फिर उस पर काम किया था, और ये चीज़ अब्बा को बहुत अच्छी लगी और अब्बा ने इसको अप्रिशिएट भी किया। और जब उसने अब्बा ने सुनने के बाद उसको बोला भी कि मैंने आपको बताया कि उस आतिफ असलम के पढ़ने की वजह से ये कलाम यूथ में पैदा हो गया, फिर से पैदा होके हो गया और फिर अमर हो गया है। अमर हो गया कि पहले तो एक एज लिमिट थी ना, जिन्होंने साबरी ब्रदर्स को सुना था तो उनको याद थी, और अब यूथ को कनेक्ट करने के लिए आतिफ असलम ने पढ़ा, और जिसका फ़ायदा हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, ऑर्गेनाइजर्स वगैरह, क्योंकि आप कवाली
गाते हैं, कोई घपला वपला तो नहीं कर रहे, कोई ये पैसे वैसे पेमेंट खाने का मसला तो नहीं है? पैसे वैसे तो रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। हर यार ये बहुत बुरी बात है, ऑर्गेनाइजर्स बहुत बुरी बात है ये। हर शोबे का ये एक पार्ट है कि कहीं ना कहीं वहाँ उनकी पेमेंट रुकती है। दरअसल ऑर्गेनाइजर से जो मसला है ना, मेरा पहले हुआ करता था कि जब हम शोज़ नहीं करते थे तो कोई और साबरी का उन्होंने शो करवा के, ऑर्गेनाइज़र ने ही पोस्टर बनवाना है तो उसने आगे प्रेजेंट करना है साबरी ब्रदर्स लिख के, तो वही मुंसलिक करके कि अमजद साबरी की फैमिली से हैं। और इसलिए एक तो ये इशू, और दूसरा कि जब हमने काम करना शुरू किया तो एक ऑर्गेनाइज़र की एक कॉल आई कि इस शो के हवाले से, फिर 8 ऑर्गेनाइज़र एक ही शो को फ़ोन करेंगे कि भाई ये भी डेट है, ये भी डेट है, और सब में उसमें हमें नुकसान क्या होगा कि हर बंदा अपने 50-60 हज़ार रुपये जेब में रखने के लिए वो आगे पेमेंट आगे अलग कोड करता है, कुछ पैसे बढ़ा के कोड करता है कि मेरी थोड़ी सी दिहाड़ी बन जाए। गलत नहीं है ये चीज़, उसका हक है, तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लेकिन सब चीज़ें मैनेज करो ना कि हमारी मार्केट वैल्यू ख़राब ना हो। कुल मार्केट वैल्यू ख़राब ना हो, वक्त पे दे दें पेमेंट। और ये पेमेंट का तो बड़ा मसला है। हम अपना टाइम याद करते हैं जब हम एंट्री करके नीचे उतरते थे, ऑर्गेनाइजर ही नहीं होता था, हम बोलते थे वो क्या कहा है, उसी वक्त उसकी अम्मा मर जाती थी, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था। ये भी बड़ा। बाबर भाई, फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर आपका एक बताना है अब आपने, जिनको सुनते हैं यार, जिनको सुनते हैं आप बहुत ज़्यादा, और जो असर रखता हो आपकी ज़िंदगी में। मैं बता दूं आपके आगे बदलेगा, बताते आप हैं मौलाना तारिक जमील। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए कैसा। लेकिन मेरी दोस्ती मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी हो गई। तारिक मसूद साहब क्योंकि ग्रेट अपने शहर में रहते हैं ना, तो उनसे यूं मुलाकात आपके तो कई दफ़ा, बहुत दफ़ा मेरे पास तो वो पूरे, मैं पैकेज लेता हूँ मुफ्ती साहब से 5 दफ़ा आते हैं। हाँ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनसे आप ये देखिए कि मैं मस्जिद नबवी के इमाम से मेरी मुलाकात हुई, बाबर आजम भी था, मैं भी था, तो उन्होंने सलाम दुआ के बाद ट्रांसलेटर बिठाया हुआ था, तो उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी का पूछा, कैन यू इमेजिन। उधर उन्होंने कहा कि यार हम बहुत इज्जत, उलमाए अरब बहुत इज्जत करता है उनकी। अच्छा, बिल्कुल जी। तो मौलाना तारिक जमील से पहली मुलाकात तो बताएं, पहली मुलाकात कैसे हुई, कब हुई? मौलाना से पहली मुलाकात तो बड़ी वो थी कि मैं जानता नहीं था उनको। अच्छा, आप नहीं जानते? नहीं, क्योंकि मैं छोटा था, तो वो अब्बू के दोस्त की तरह ही जैसे मिलते हैं कि अब्बू के दोस्त आए हैं। लेकिन जब फिर मौलाना से ख़ुद दोस्ती हो गई तो फिर मुझे अभी याद है ईद पे कॉल की थी, पता नहीं कौन सी ईद थी, ये वाली थी ऐसे, और हालचाल पूछ रहे थे, तो कह रहे थे कि मैं असल में मैं एक शो में गया था अभी, यही हुआ था किसी होटल में इधर कराची में, तो वहाँ पर मुझे नहीं पता कि मौलाना तारिक जमील साहब का बयान है, मुझे उन्होंने बताए बगैर बुलाया था। जब मैंने वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि आप कुछ थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दें, तो मैं तो नात वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, तो मैंने एक हल्की सी एक बिल्कुल 2-4 शायरी पढ़ दी, तो फिर नहीं, आप बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, हमें पता है। हाँ, और बल्कि मैं अभी आने लेवल की नहीं, वो एक अलग स्केल है, आप एक अलग स्केल है। आप अगर आप सुना दें तो हमारा मुअत्तर कर दें हमारे स्टूडियो को। मैं आपको ऑफ कैमरा सुनाऊंगा ऑडियंस के सामने। वाह। लेकिन क्या कहते हैं, आप अगर कहें तो मुझे 2-4 ही शेर याद हैं। हाँ, कोई आपके माइंड में कोई है? जुनैद भाई की। अच्छा, उनकी मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम एक, लेकिन सब इसमें अलग अलग वो होते हैं। नहीं, आप अपना कैसी बात कर। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूद सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें यार कितनी मीठी आवाज़ है। हम एक प्रोजेक्ट साथ कर चुके हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, जुनैद भाई की सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस तीनों भाइयों में वो आपकी है। अच्छा, कहते हैं लोग कहते हैं ना। जी, वो मेरे ख्याल से शायद तैमूर सैफ की दाढ़ी नहीं है ना अभी तक, मेरी दाढ़ी आ नहीं, लेकिन आपकी डील डॉल और आपका कंधा, शोल्डर्स और आपका टॉन, ये ज़रा ज़्यादा मुझे लग रहा है।
जुनैद भाई ख्वाब में आए? नादिर भाई ख्वाब में बहुत अरसे तक आते थे, और जब भी आते थे तो ऐसे ही आते थे जैसे हमारे साथ होते थे। कभी मुझे कोई बहुत यूनिक या कुछ बहुत डिफरेंट ख्वाब नहीं आए, ऐसे ही आए कि हम घर में मौजूद हैं और वो हमारे साथ हैं ख्वाब में। तो अम्मी को मैं बताया करता था, लेकिन लोग तो फिर जब ख्वाबों में लोग इसकी पूरी वो है ना ख्वाबों की, है कि है ना, इसमें लोग जी पूरी ताबीरें और ख्वाब। बल्कि मैं यहाँ ख्वाब मौलाना तारिक जमील का अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोट करूँ। मौलाना तारिक जमील साहब ने उनकी शहादत के बाद ये ख्वाब बताया कि उनके किसी साथी ने ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और उन्होंने पैगाम दिया है कि मौलाना को पैगाम दे दो तारिक जमील को कि जुनैद हम तक पहुंच गए। तो इस तरीके का ख्वाब मौलाना तारिक जमील ने बताया था। ये कितना बरकती ख्वाब है और कितना अच्छा ख्वाब है। मुजद्दिद, आपके ख्वाब में अमजद भाई आए? जी, अक्सर जैसे बाबर भाई ने बताया कि जैसे ख्वाब में अक्सर बंदा सोचते हुए अक्सर कोई चीज़ सो जाए तो वो उसी रिलेटेड से अब्बा आ भी जाते हैं ख्वाब में। और किस तरीके से देखते हैं? हंसते मुस्कुराते हुए? कोई अक्सर उनको अफसरदा भी देखा है, कभी बैठे हुए हैं सिर्फ खाना खा रहे हैं, कभी खुशी में भी देखा है। और अक्सर क्योंकि एक ख्वाब का वो होता है ऐसे कि आपके कुछ कंट्रोल में नहीं होता, तो अक्सर ख्वाब जनाब अली नबूवत का 46वां हिस्सा है। और ये जी बिल्कुल। और ये ख्वाब इस टाइम आप ख्वाब की ताबीरें हैं, ख्वाब से बड़े बड़े उलमाए कराम ताबीरें निकालते हैं और बहुत सारी चीज़ें। देखिए, इस्तिखारा भी तो ख्वाब है, अल्लाह से मशवरा, और उसमें आप पता कर लेते हैं, सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो माशाल्लाह से कितने भाई हैं आप लोग? आपने 3 भाई, 2 बहनें। तो आपके अलावा किसी और ने लेगेसी का झंडा नहीं उठाया कवाली का? नहीं, सबसे छोटा भाई जो है ना हमारा, उसकी तो माशाल्लाह तैयार हो रहा है, बहुत अच्छी है। और जो मुझसे छोटा भाई है वो मेरे साथ ही होता है और साथ साथ शोज़ में भी होता है और मोस्टली साथ ही होता है वो मेरे। वाह वाह। तो भाईजान, बात ये है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ख़ास तौर पे जैसे कि मैंने पॉडकास्ट शुरू होते हुए बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सामने अमजद सावरी और जुनैद जमशेद मरहूम मौजूद है। और ये क्योंकि देखिए, हम लोग तो आपके वालिदों के फ़ैन हैं और हमेशा से उनको देखा है, बचपन से उनको देखा है, तो हमारे जहनों में वो बसे हुए और उनकी लेगेसी को संभाल के रखना है आप लोगों ने और ज़िंदगी में उनका नाम ऊपर ही करना है, लेट डाउन कभी नहीं करना। बस ये एक बड़े भाई होने की हैसियत से मशवरा दे रहा हूँ। और बाबर भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह आपको मज़ीद इस्तकामत दे और आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट में आप लोगों से बात करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा। पता ही नहीं चला, हो भी गया। बिल्कुल ऐसी। वाह, हो भी गया और नाम है खुर्रम। क्या बात है, क्या बात है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहाँ इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ। हाँ, मग़फ़िरत की दुआओं में याद रखिएगा दोनों को। इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मुजद्दिद बाबर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।